हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, आपको जस्ट याद दिला दूं कि लेक्चर नंबर 2 में भी हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी थी कि किस प्रकार सोशल रिफॉर्म्स हो रहा है, रिलीजियस रिफॉर्म्स हो रहा है, और किस प्रकार बहुत सारे समाज, यानी कि जो हमने देखा कि आर्य समाज किस प्रकार है, ठीक है ना, ब्रह्मो समाज जो राजा राम मोहन राव ने फाउंड किया था वो हमने डिस्कस किया था, रामकृष्ण मिशन किस प्रकार था, वो सभी चीज हमने देखा था। और साथ ही में हमने शुरू किया था सोशल रिफॉर्म जो कि सिख के द्वारा शुरू हो रहा था, वो हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 तक हमने डिस्कस कर लिया था, और आज लेक्चर नंबर 3 है। और आपको बता दूं कि यार लेक्चर नंबर 3 इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो होगा, यानी फाइनली दोस्तों ये हमारा चैप्टर जो है लेक्चर नंबर 3 के थ्रू ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, टोटली फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग से यार छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि यार प्लीज जाके प्लेलिस्ट को भी चेक करते रहो यार बीच बीच में, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने यार पूरे स्टैंडर्ड के लिए, ना सिर्फ 8th पूरे की अगर मैं बात करूं, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो 11th स्टैंडर्ड, पूरे वीडियोस हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं ना, वो सब पूरा प्रॉपरली अरेंज है। तो पहले के जो भी चीजें ना वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मैं बता दूं, साइंस सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट है हर स्टैंडर्ड के लिए, मैथ सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट है हर स्टैंडर्ड के लिए, और बाकी जो चीजें सोशल स्टडीज वगैरह इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं वो हर चीज अपलोडेड है प्लेलिस्ट के अंदर, जाके चेक कर लो, सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया हुआ है, ठीक है। और 2 और चैनल है यूट्यूब के ऊपर हमारे, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, JR टॉक्स नाम है एक चैनल का, जिसमें हम लोग करियर गाइडेंस करवाते हैं। अगर आपको पता नहीं है 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए तो वो देख लेना, और JR व्लॉग्स व्लॉगिंग के लिए अगर आप देखोगे तो आपको पसंद आएगा, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले आज हमें क्या पढ़ना है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था जब सोशल रिफॉर्म्स के बारे में और सिख के बारे में बता रहा था, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जिसको हम लोग बोलते हैं इमेंसिफिकेशन, ठीक है। और ये जो था विमेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, इमेंसिपेशन, ठीक है, इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, या फिर इन शॉर्ट इसका मतलब मैं बता दूं, या फिर इसका मतलब हो गया विमेन एम्पावरमेंट। यानी कि जो महिला होती थी उस जमाने में, जो फीमेल्स होते थे, उनको बहुत ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। समाज जो हमारा था यार, इंडियन कल्चर की अगर मैं बात करूं, बहुत ही नीचे रखा जाता था। मतलब फीमेल्स का काम सिर्फ यही है कि वो सिर्फ खाना बनाएगी और क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चे पैदा करेंगे और वो फ्यूचर जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। मतलब ज्यादातर ऐसे ही समझा जाता था, फीमेल्स को दबा के रखा जाता था। फीमेल्स अपने घर के बाहर नहीं निकल सकती, फीमेल्स को ये हक नहीं है, फीमेल्स को पढ़ने का हक नहीं है, फीमेल्स के पति अगर मर जाएंगे तो फीमेल्स को भी जला दो, सती कर दो। सती पता है आपको, ठीक है, नहीं पता होगा तो यार सर्च कर लेना जाके। बहुत ही यार मतलब एकदम खतरनाक सिचुएशन था फीमेल्स का उस जमाने में। सती हो गया, पति मरने के बाद कहीं पे सर मुंडवा लो, जिसको केशवपन बोलते हैं, तो यार सर मुंडवा देते थे यार। ऐसे ऐसी चीजें हैं, सोचो यार, जस्ट इमेजिन करो कि आज के डेट के जो फीमेल्स है वो यार लड़कों के साथ हाथ में हाथ डाल के चलते हैं आगे। मतलब कंपटीशन इतना है कि यार मतलब लड़की की पोजीशंस बहुत हाई होते हैं, लड़के के कम होते हैं एक टाइम पे। ऐसा यार फीमेल्स आगे बढ़ गई हैं, क्योंकि बहुत टैलेंटेड होती हैं फीमेल्स अगर हम बात करें। लेकिन उस जमाने में लोग जब दबा के रखते थे फीमेल्स को, चीजें को एक्सप्लोर करने देते नहीं थे। तो वही सब चीज के अगेंस्ट में यहाँ पे जब धीरे धीरे इंडिया जब आगे बढ़ने लगा, भले ही ब्रिटिश का राज था हम पे, लेकिन धीरे धीरे हम समझने लगे चीजों के, मॉडर्नाइजेशन आने लगा, वेस्टर्न कल्चर्स थोड़े से बहुत अडाप्ट हम लोग करने लगे, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आने लगी। तो उस जमाने में जो विमेंस की कंडीशन जो काफी खराब थी, इसको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें आई और बहुत सारी चीजें यहाँ पे लागू होने लगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो चाइल्ड मैरिज होता था पहले के जमाने में, बच्चे होते थे ना 8-10 साल 12 साल, शादी करवा देते थे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये बंद करो यार। सबसे पहले उनको समझ तक नहीं है कि क्या हो रहा है, वो लोग को तो ऐसा लग रहा है टाइम पास मजा मस्ती हो रहा है, कर लो शादी क्या होता है। लेकिन यार ये जो चीजें हैं नहीं होनी चाहिए। तो चाइल्ड मैरिज को रिट्रेन किया गया, यानी कि एक तरीके से बंद किया गया। तो चाइल्ड मैरिज को रोक दिया गया। उसके बाद डाउरी सिस्टम था, आज भी डाउरी सिस्टम कहीं ना कहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली तो नहीं है। पहले के जमाने में डाउरी नहीं दिया तो जला देते थे, ससुराल में परेशान किया जाता था फीमेल्स को, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया है। तो डाउरी सिस्टम था, उसको बंद करने के लिए फिर साथ में जो मैंने बोला आपको, सती, जो फीमेल्स जब हस्बैंड मर जाता है तो उनको सजा दी जाती है, या फिर बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर की जाती है, तो सती हो गया। फिर केशवपन हो गया, जो बाल मुंडवाने का टेक्निक था। तो ये सब चीज़ के अगेंस्ट में बहुत सारे रूल्स लाए गए, बहुत सारी प्रोहिबिशंस एक्ट लाए गए, नियम कानून बनने लगे। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो वो टाइम पे जो ब्रिटिश के गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड बेंटिक, ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं यार, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, लॉर्ड बेंटिक। देखो यार, हम कितने भी बोल ले यार, मैं एक आपको एक ना सच्चाई बात बोलता हूँ, बहुत सारी चीजें हमको पता है। 99% ब्रिटिश हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया, ब्रिटिश अपने फायदे के लिए आए, इंडिया को लूट के चले गए। लेकिन मैं 1% बोलूंगा कि यार ब्रिटिश जब इंडिया में आए ना तो 1% हमारा बहुत फायदा हुआ। क्यों यार? क्योंकि देखो पहले बात तो मॉडर्नाइजेशन लाके गए। आज भी शायद हमारा कल्चर
जो मिडिवल हिस्ट्री का था ना, बहुत खराब था यार। वो अभी भी फॉलो होता तो हम शायद बहुत पिछड़े हुए देश होते हैं। लेकिन इन 1% की वजह से हमें एजुकेशन मिला, वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा सा अडाप्ट किया, तो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हमारे अंदर आया। तो ये जरूरी था, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत था हमारा कल्चर भी बहुत सही था, लेकिन अपग्रेड होना सोसाइटी के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल है। और बहुत सारे जो बकवास नियम थे ना, बकवास ही बोलूंगा मैं, जो बहुत सारे जो फालतू नियम थे ना, लड़की को पढ़ा नहीं सकते, ये अच्छा वो ब्रिटिश आए और हमें कुछ सिखा के गए। इसके लिए हमारी लड़कियां आज पढ़ रही है और लड़कों से भी आगे निकल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आप लोग भी एग्री करते होंगे। तो जो गवर्नर थे ब्रिटिश के, लॉर्ड बेंटिक, उन्होंने बोला कि सोशल जो रिफॉर्मर्स थे, जो ऐसे आंदोलनकारी जो लोग थे, जैसे मैंने आपको राजा राम मोहन रॉय के बारे में बताया था, तो सोशल रिफॉर्मर्स जो थे राजा राम मोहन रॉय, उनके साथ में लेके ये जो सती प्रोहिबिशन था उसको रोका, सती को रोका, यानी एक नियम बना दिया, एक एक्ट बना दिया। पता है ना, बहुत सारे एक्ट होते हैं, ठीक है, तो एक एक्ट बना दिया, रूल बना दिया कि अब ये चीज नहीं होगा, अब ये हमारे इंडिया में नहीं होगा, इसको बंद कर दिया जाएगा, अगर कोई करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। इस प्रकार ये सब चीजें होने लगी, ठीक है। फिर साथ ही में जेंडर इक्वालिटी, यानी लड़का हो चाहे लड़की हो, एक समान, नहीं तो पुराने जमाने में होता था लड़की हुई तो मार देते थे, लड़की हुई तो जला देते थे। इस प्रकार का बहुत सारी चीजें यार हमने इंडिया वाले ने फेस किया है पहले के जमाने में। लेकिन आज के डेट में लड़की हुई तो यार डबल खुशी मनाई जाती है, आपको तो पता ही है, ठीक है। तो ये चीजें धीरे धीरे चीजें होने लगी, ठीक है। फिर 1948 की बात करें, जो महात्मा फुले थे, इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे महात्मा, ठीक है, महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा फुले बोलते हैं हम प्यार से। तो महात्मा फुले ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया और उन्होंने ये फोकस किया था कि किस प्रकार लड़कियों को पढ़ाया जाए, क्योंकि देखो विमेंस का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विमेंस पढ़ाई नहीं करेगी तो उनको मॉडर्नाइजेशन की समझ कैसे आएगी, चीज़ों की समझ कैसे आएगी, आगे कैसे बढ़ना है और अपने आप को कैसे क्वालिफाई करना है किसी चीज़ में, तो वो कैसे समझ में आएगा। कि तो इसीलिए विमेंस को पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जो पुराने ज़माने के लोग होने देते नहीं थे, सिर्फ लड़कों को पढ़ाते थे कि लड़के घर से बाहर निकल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, ऐसा होता था। लेकिन ये चीज़ महात्मा फुले के आने की वजह से बहुत चेंज हो गया। तो उन्होंने पहला स्कूल स्टार्ट किया गर्ल्स के लिए खास तौर पे, और वो स्टार्ट किया भिडेवाड़ा, जो पुणे में है, ठीक है ना, पुणे में समझ लो, भिडेवाड़ा करके एक जगह है पुणे में। तो महात्मा फुले ने पुणे में गर्ल्स के लिए स्पेशली स्कूल स्टार्ट किया। और उनकी जो वाइफ थी यार, इनका नाम भी बहुत बड़ा है, आप सभी जानते होंगे, सावित्री बाई फुले, ठीक है ना, सावित्री बाई फुले जो इनकी वाइफ थी, ठीक है ना, महात्मा फुले की जो वाइफ सावित्रीबाई फुले ने, उन्होंने भी काफी ज्यादा हेल्प किया उनको, एंड इसको एस्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया, गर्ल्स को पढ़ाने में। और उन्होंने बहुत ही अच्छा सोसाइटी में मैसेज पास किया कि विमेंस अगर नहीं पढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे यार, अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी विमेंस को, यानी बच्चों को और लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एजुकेशन भी बहुत ज्यादा एक तरीके से जोर इन्होंने दिया और काफी ज्यादा लोगों को जाके समझाया, और बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर होकर अपनी फीमेल्स को पढ़ाने लगे, ठीक है ना। और उन्होंने, महात्मा फुले ने एस्टैब्लिश किया एक स्कूल, बहुत ज्यादा एक अच्छा स्कूल एस्टैब्लिश किया, ताकि लोग इसमें फीमेल्स आके पढ़ सके और बहुत सारी चीजें हो सके। साथ ही में उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि जैसे हम लोग कुछ क्राइम करते हैं तो जेल में जाते हैं, उसी प्रकार उस जमाने में अगर कोई बाल हत्या करेगा, यानी कि अगर बच्चे जब पैदा होते हैं या फिर बच्चे पैदा होने के पहले जो लोग मार देते थे ना लड़की समझ के, तो वो ना हो, तो उसके लिए ना एक यहाँ पे एक स्पेशल जेल जैसा ही समझ लो, ठीक है ना, एक गृह बना गया जिसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक, यानी कि जो बाल हत्या करेगा, जो बच्चों की हत्या करेगा, उसको सजा दी जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने अपने घर में, खुद के ही घर में उन्होंने बना दिया। साथ ही में उन्होंने उन बार्बर्स के खिलाफ, जो बार्बर्स होते हैं ना, बार्बर्स को क्या बोलते हैं, नाई, जो बाल काटते, तो उन बार्बर्स जो नाई थे उनके खिलाफ भी आंदोलन किया। किसके खिलाफ, कौन से बार्बर के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं, वो बार्बर्स जो फीमेल्स के हस्बैंड मरने के बाद जो उनका सर मुंडवा देते हैं ना, बहुत एक रूल था ना, क्या बोला था मैंने, केशोपन मतलब क्या होता है कि अगर आप लड़की हो और उसके आपके हस्बैंड अगर मर जाते हैं, ठीक है, तो आपका सर मुंडवा दिया जाएगा, मतलब टकला कर दिया जाएगा। तो टकला होना अच्छी बात है क्या, नहीं ना यार, ये क्यों करना है, मतलब ठीक है, गलत है ना ये चीज, सिर्फ लड़कियों के लिए रूल गलत है ये। तो ये इसीलिए उन बार्बर्स को थ्रेट करते थे और उन बार्बर्स को बोलते थे कि मैं तेरे खिलाफ कुछ करूंगा अगर आप ऐसा करोगे। तो बार्बर्स के खिलाफ भी ये सब बहुत सारे उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, एंड साथ ही में उन्होंने बहुत सारे परमिशंस को ग्रांट किया बहुत सारे लोगों के हिसाब से मिलके, कि अगर किसी लड़की के हस्बैंड मर जाते हैं तो उसको दोबारा शादी करने का पूरा हक है, यानी रीमैरिज एक्ट को पास किया गया। पंडित जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, फिर विष्णु शास्त्री पंडित थे, एंड जो वीरेशल लिंगम थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एफर्ट्स लिया अपना, और बहुत सारी चीज़ में उन्होंने अपना योगदान दिया। साथ ही में कुछ न्यूज़पेपर जैसे कि सुधारक हो गया, गोपाल गणेश हो गया आगरकर, इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा ओपिनियन दिया। एंड साथ ही में चाइल्ड मैरिज के ऊपर रोक लगा दी, यार ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए हमारे देश में, नहीं तो यार ये सब चीज़ अगर होते रहेंगे ना तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और बाकी कंट्रीज़ के साथ हाथ में हाथ डाल के आगे नहीं बढ़ सकता। ये चीज़ उन्होंने समझाया, ठीक है। तो महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे जो थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जिसमें उन्होंने अपने बुक में भी लिखा, स्त्री पुरुष तुलना, एक बुक लिखा उन्होंने, स्त्री
स्त्री पुरुष तुलना, यानी स्त्री और पुरुष की किस प्रकार तुलना करना चाहिए, एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए कि स्त्री कोई नीचे नहीं है, पुरुष कोई ऊपर नहीं है, दोनों इक्वल है, दोनों के बिना संसार नहीं चल सकता। ये सब चीजें उन्होंने अपने बुक्स में मेंशन किया और वुमेन्स के राइट के बारे में, हक के बारे में, फीमेल्स के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा। एंड साथ ही में जो महर्षि धोंडो कार्वे जो थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, जो कि था गर्ल्स के लिए ऑर्फनेज खोलना, क्योंकि एक जमाना होता था कि कुछ माँ बाप ऐसे होते थे जो गर्ल्स को छोड़ देते थे, यानी कि अपने घर से निकाल देते थे, छोड़ देते थे, नहीं अपनाते थे। तो उनके लिए क्या, वो लोग कहाँ जाएंगे गर्ल्स लोग, तो उनके लिए बाल जो आश्रम होता है, जो ऑर्फनेज होता है स्पेशली फॉर गर्ल्स, उन्होंने ओपन किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा उनके लिए, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो यार, हमारे इंडिया में ये सब चीज़ पहले नहीं होता था, तो ये बहुत बड़ा स्टेप था। साथ ही में उनका बहुत अच्छा इंटेंशन था एजुकेशन के फील्ड में, किस प्रकार जो गर्ल्स होंगे ना, गर्ल्स को किस प्रकार एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि गर्ल्स अगर पढ़ लेंगे ना यार, तो बहुत सारी पीढ़ियां सुधर जाएगी। तो ये सब चीज उनके मन में था, माइंड में था। और जब वो अच्छे से पढ़ लिख लेंगे ना, तो उनको किसी और की डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, वो अपने खुद के पेड़ पे, ओन फीट पे, खुद के पैर पे खड़े हो सकते हैं। आज के डेट में ही बात कर लो ना, अगर कोई लड़की अच्छे से पढ़ लेती है, ग्रेजुएशन वगैरह कर लेती है, तो क्या उसको डिपेंड होने की जरूरत है किसी के ऊपर? नहीं, वो खुद से कमा सकती है, खुद से खा सकती है, खुद से अपना संसार चला सकती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, इसका गलत मतलब मत समझना आप लोग, ठीक है? पढ़ाई के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब ये था कि बहुत अच्छा स्टेप्स जो बाकी हमारे लीडर्स रहे हैं पुराने जमाने के, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। साथ ही में यहाँ पे अगर बात करें तो उनके एफर्ट्स के वजह से ही पहला विमेंस का यूनिवर्सिटी, जैसे आपको पता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी पहले थे जो सिर्फ मेल्स के लिए थे, लड़के पढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ सकती, तो उन्होंने फीमेल के लिए पहली वुमेन यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी 20th सेंचुरी में, ठीक है ना? लगभग 20वीं सदी जब चल रही थी, 20th सेंचुरी जब चल रही थी, उसी जमाने में उन्होंने फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ओपन कर दिया। फिर पंडिता जो रमाबाई थी, उन्होंने शारदा सदन, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन था जो बच्चों और विमेन्स के देख रेख करता, जैसे ऑर्फनेज होता है ना, सिर्फ बच्चों को करता है, वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन था जो बच्चे और फीमेल्स दोनों को ही देखरेख करता है, शारदा सदन, उसकी एस्टैब्लिशमेंट कर दी उन्होंने। फिर साथ ही में जो रामाबाई राणा थे, ठीक है ना, रामाबाई रानाडे ने क्या कर दिया, यहाँ पे सेवा सदन शुरू किया, एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोला जिसमें नर्सिंग कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा विमेन के लिए, कि कुछ चीजें वो सीख पाए। नर्सिंग जैसे काम होता है ना, सिलाई बुलाई, या फिर जैसे हॉस्पिटैलिटी, जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें हेल्प करना, उस प्रकार का जो नर्सिंग का काम जो होता है, उन्होंने उसमें सिखाना शुरू कर दिया। फिर डॉक्टर अंबेडकर जो थे हमारे, ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने भी बहुत सारे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में फीमेल्स को ध्यान में रख के ही किए हैं। जेंडर इक्वालिटी हो गई और बहुत सारे विमेन एम्पावरमेंट की चीजें हो गई, ये सब चीज आर्टिकल्स में मेंशन की गई है, ताकि विमेन्स को एक बढ़ावा दिया जाए, विमेन्स की भी अहमियत समझी जाए, पुरुष को सिर्फ ना समझा जाए, दोनों को बराबर रखा जाए। तो ये सभी चीज जो है वो बाबा साहेब अंबेडकर अपने आर्टिकल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने भी मेंशन किया है। एंड साथ ही में ये भी चीज भूलना नहीं चाहिए हमें कि इस प्रकार जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, जो 1958 से शुरू हो गया था दोस्तों, किस प्रकार हमने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उसमें फीमेल्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि सिर्फ आदमियों की वजह से, मैन की वजह से हमें आजादी मिली है, गलत है ये चीज। उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योगदान विमेंस का भी रहा है, फीमेल्स का भी रहा है, तब जाके हमें आजादी मिली है। और बहुत सारे जो समाज में रूल्स थे, डाउरी वाले रूल हो गए, सती वाले रूल हो गए, ये सब चीज को कैसे बंद किया जाए, ये सब चीजें होने लगी, ठीक है ना? और साथ ही में वुमेन्स अपना किस प्रकार आगे बढ़ के अपने थॉट्स को लिख सके, अपने राइटिंग्स के थ्रू लिख सके। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें जब वुमेन्स जब करती है तो उनको यहाँ पे एक तरीके से ना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन वो इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वुमेन्स को इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा, वो भी बुक्स लिख सकते थे, वो अपनी राय दे सकती थी, वो सजेशंस दे सकती थी, वो अपने राइटिंग में लिख सकती थी, वो किताबें लिख सकती थी, ये सभी चीजें होने लगा धीरे धीरे। और इसी वजह से एजुकेशन जो फील्ड था वो काफी ज्यादा आगे बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया। फिर साथ ही में अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है रिलीजियस रिफॉर्म्स, जैसे कि हमने इसके पहले सोशल रिफॉर्म्स वगैरह पढ़ लिए, अब रिलीजियस रिफॉर्म है, लेकिन वो किसके लिए है यहां पे बताऊंगा, ध्यान से देखना। रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है ना, लेकिन किसका? रिलीजियस रिफॉर्म्स जो कि मुस्लिम्स के लिए था, ठीक है ना, ऑफ मुस्लिम्स। अब यहां पे एक बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, ये भी चीज आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अब्दुल लतीफ जो थे, उन्होंने सोशल रिफॉर्म जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए स्टार्ट किया था, एंड वहां पे उन्होंने एस्टैब्लिश किया था द मोमेडियन लिटरेरी सोसाइटी इन बंगाल, ठीक है ना, मोमेडियन लिटरेरी सोसाइटी जो है उन्होंने बंगाल में एस्टैब्लिश किया था। और जो सैयद अहमद खान थे, उनको सर बोला जाता है, सर सैयद अहमद खान, उन्होंने मोमेडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, उन्होंने फाउंड किया था, ताकि ये चीजें जो है अच्छे से हो सके और लोग उसमें जाके पढ़ाई कर सके। एंड बाद में धीरे धीरे उस चीज का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया दोस्तों? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आज के डेट में बहुत ज्यादा फेमस है, आप सभी जानते होंगे। अगर आपने नाम नहीं सुना होगा तो जाके देख लेना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसको शॉर्टकट में एएमयू बोलते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन एएमयू दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग पूरा याद रख लो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने एस्टैब्लिश किया था, ये चीज ध्यान में रखना, सर सैयद अहमद खान, ठीक है ना। उन्होंने मोमेडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज शुरुआत किया था और उसी का नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया, आगे जाके डेवलप कर दिया गया। और उन्होंने एक और चीज बताया कि आपको
ये जब दे रहे थे, यानी कि भाषण दे रहे थे, या फिर अपने कहने का उनका तात्पर्य ये था कि यार हमें जो है ना वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वेस्टर्न कल्चर के साथ में, नॉट कल्चर एग्जैक्टली, नॉट कल्चर, लेकिन वेस्टर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमें वेस्टर्न कल्चर नहीं अडॉप्ट करना है, वेस्टर्न चीज़ें नहीं अडॉप्ट करनी है। तो वेस्टर्न चीज़ें नहीं अडॉप्ट करोगे तो मोबाइल फोन तो वेस्टर्न में ही आया, हम इंडिया वाले ने थोड़ी बनाया है, ठीक है ना। बिजली किसने बनाया है? बहुत सारी ऐसी चीजें यार, 98-99% चीजें ऐसी है जो हमने डिस्कवर नहीं की है दोस्तों, ये चीज बनाया है वेस्टर्न लोगों ने। तो यार अगर हम ऐसी बात करें तो यार हम तो पीछे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये गलत चीज है। तो देखो, हम चीजें सीखते हैं भले ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के डेट में हमारे मेनली हमारे साइंटिस्ट है जो नासा में काम कर रहे हैं, इसरो में काम कर रहे हैं, बहुत सारे गूगल और बाकी जो बड़े बड़े अल्फाबेट कंपनियां हैं उसमें काम कर रहे हैं जाके। क्यों? क्योंकि हमने सीखा, जाके पढ़ रहे हैं हम लोग, तभी तो कर रहे हैं ना यार। तो पढ़ाई के लिए भी हमने वेस्टर्न कंट्री को चूज किया ना, हम भी जाके बाहर देश में पढ़ते हैं तब जाके इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन में बैठते हैं ना। तो ये चीज भी हमें नहीं बोलना चाहिए। यानी कि उनका कहना बिल्कुल सही था, सर सैयद अहमद खान जो थे, उनका कहना था कि हमें वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और इसमें अडॉप्ट होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और उन्होंने मुस्लिम्स को एक एडवाइस भी दिया था, सिर्फ और सिर्फ आप पुराना जो जमाने का जो स्टडी है वो ना करें, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न स्टडी पे भी ध्यान दीजिए, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और तभी आपका प्रोग्रेस हो पाएगा। ये सभी चीज भी उनकी तरफ से ज्ञान था, ठीक है। अब आया लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है दोस्तों मूवमेंट इन हिंदू सोसाइटी, ठीक है ना। हिंदू सोसाइटी में क्या क्या मूवमेंट हुआ था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मूवमेंट इन हिंदू सोसाइटी, अब इसकी बात कर लेते हैं। देखो, हिंदू सोसाइटी क्या है। अब जैसे कि आप जानते हो यार कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि हिंदू का भी, हिंदी जो कल्चर है, हिंदू जो कल्चर है, इसका भी एक नाम मेंटेन रहे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिलीजियंस थे जिनका नाम ऑलरेडी एस्टैब्लिश था, मुस्लिम्स के, क्रिश्चियंस के, लेकिन हिंदू का कहीं ना कहीं यार फीका पड़ रहा था। तो उनका एक तरीके से एफर्ट्स था कि हिंदू का भी जो रिलीजन है, काफी कम लोग हैं हिंदू अगर बात करें पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, लेकिन इनका भी एक नाम रहे, एक परचम लहराई। तो ये सब चीज बहुत ज्यादा फोकस किया जाने लगा। तो 1950 में तो हिंदू महासभा जो है एस्टैब्लिश किया हिंदू कम्युनिटी को, ठीक है ना, हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश किया। और पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आपको पता है बीएचयू वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं सबसे लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है। तो दैट इज क्या बोल रहा था मैं, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बी फॉर बनारस, एच फॉर हिंदू, यू फॉर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। ये बीएचयू का नाम तो ऐसे ही सुन के लोग फेमस हो जाते, मतलब फेमस है यार ये नाम, बीएचयू बोलोगे तो सबको पहचान में आएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ इसका? 1915 के टाइम। 1915 में कौन था? पंडित मदन मोहन मालवीय, ये नाम याद रखना, पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। और एक और थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, ये तो यार बहुत फेमस है, ठीक है ना, लिख देता हूं यहां पे, डॉक्टर केशव, ठीक है, क्या नाम है इनका पूरा? डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार, हेडगेवार, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, हेडगेवार, हेगड़े नहीं है, हेडगेवार है, ठीक है ना, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। तो ये जो थे, इन्होंने 1925 में, 1925 में इन्होंने भी एक बहुत ही अच्छी चीज की एस्टैब्लिशमेंट की थी, जो कि था दोस्तों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ये तो आप जानते हैं ना, आज के डेट में हम लोग इसको आरएसएस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, आप जानते हो ना आरएसएस, जो कि एक बहुत ही हिंदू माइनॉरिटी के लिए बहुत बड़ा एक संस्था है, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? दैट इज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तो आरएसएस जो कि नागपुर में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन जो एम जो था वो था डिसिप्लिन प्रोवाइड करना, और लोगों में एक तरीके से ये प्रोवाइड करना कि अगर आप कोई भी काम करते हो, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, माफ करना, सॉरी, तो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो अगर डिसिप्लिन के थ्रू कोई भी काम होता है तो आप सक्सेस पा लेते हो। जैसे कि आप कोई भी काम करो, आप पढ़ाई करते हो, तो अगर आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हो कि हर दिन मुझे 2 घंटा पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है, तो आप हर दिन 1 महीना कर लो यार, देखो आप टॉप करोगे एग्जाम में, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आज 2 घंटा पढ़ा यार, कल बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, नहीं पढ़ा, अरे उसके अगले दिन अरे यार क्या पढ़ना है, छोड़ो ना, क्या करूंगा टॉप मार के, यार 50% आ गया बस हो गया, अरे क्या करूंगा अच्छे मार्क्स निकाल के 60-70% आ गया बस हो गया, अरे मुझे खेलने जाना है, अरे मेरे को इसने कॉल किया, अरे इसने मैसेज किया। तो ये सब चीजें जब आपके अंदर रहेगी, मतलब आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। तो वही चीज सिखाने के लिए ये जो आरएसएस है, इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने, कि डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन किया जाए और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू यूथ को कैसे एनकरेज किया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, ये सब चीज इनका मकसद था। और साथ ही में जो वीर सावरकर, आपको पता ही होगा, बहुत ही
बड़े व्यक्ति रहे, महान लीडर रहे हमारे। तो वीडी जो सावरकर थे उन्होंने एक तरीके से पतित पावन टेम्पल रत्नागिरी में उसका एस्टैब्लिशमेंट किया था, जो कि जितने भी कास्ट होते हैं हिंदू के लिए, सबके लिए ओपन था और वो जाके विजिट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसे इसी प्रकार अरेंज की थी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है, और ऐसे बहुत सारी चीजें इक्वालिटी के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर, लिबर्टी के ऊपर, ऐसे जो प्रिंसिपल्स है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये सभी चीज हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर्स में। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स भी बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे हमें और भी टॉपिक्स मिलते रहेंगे। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। और दोस्तों आपको बता दो, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, ये भी होता है टोटली 100% कंप्लीट। क्लियर है? तो आज का वीडियो इतना ही। ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना यार, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है दोस्तों, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।